Welcome to Physics Class 11th, Unit 3 Law of Motion and Chapter 5 Law of Motion. This is the second video of this chapter. In this video, we'll discuss about Newton's third law of motion. Second law of motion is so-called basic law of Newton's law, law of conservation of linear momentum and its proof, application examples of third law, and equilibrium of force. So first of all, Newton's third law of motion. फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ हम पढ़ चुके हैं. फर्स्ट लॉ इनर्शिया पर डिपेंडेंट था. Inertia means without force we cannot change the position of rest or uniform motion. सेकेंड लॉ मोमेंटम पर डिपेंड था. जितना ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा मोमेंटम रेट चेंज होगी. अब थर्ड लॉ है. थर्ड लॉ सबसे स्वीट एंड शॉर्ट लॉ है. एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. मतलब फोर्स हमेशा पेयर में डेवलप होता है और वो हमेशा एक रिएक्शन फोर्स रखता है. मतलब जितना फोर्स, अगर दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, तो जितना ए ऑब्जेक्ट बी पे फोर्स लगा रहा है उतना ही बी ऑब्जेक्ट ए के ऊपर लगाएगा. लेकिन जिस डायरेक्शन में ए ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है, बी ऑब्जेक्ट को उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा. कुछ पॉइंट्स हैं जो इसमें कंफ्यूजन और कन्वेंस के लिए हैं. सबसे पहले एक्शन और रिएक्शन दो फोर्स हैं, कोई और चीज नहीं है. एवरी एक्शन एंड हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो एक्शन और रिएक्शन फोर्स है. एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स. द फोर्सेस ऑलवेज अकर इन पेयर. अगर एक्शन होगा तो रिएक्शन भी होगा. एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी. अगर ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रहे होते तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते, लेकिन ये एक ऑब्जेक्ट पे नहीं लगते. एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज बट साइमल्टेनियसली देयर इज नो कॉज इफेक्ट रिलेशंस एंड मिसकंसेप्शन ऑफ कैंसिलेशन. क्योंकि ये दो अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं. ए बी पे लगा रहा है, बी ए पे लगा रहा है. अगर ए पे ही दोनों फोर्स यहाँ से और यहाँ से लग रहे होते तो कैंसिल हो जाते हैं. लेकिन ए बी पे लगा रहा है, बी ए के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो ये कैंसिल नहीं होंगे. जिससे मिसकंसेप्शन की दोनों इक्वल एंड अपोजिट है तो जीरो हो जाएगा. तो द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट डू नॉट प्रोड्यूस इक्वल एक्सेलरेशन इन टू बॉडीज. क्योंकि हो सकते हैं ए का मास अलग हो, बी का मास अलग हो, तो फोर्स भले ही इक्वल हो लेकिन एक्सेलरेशन अलग अलग हो सकता है. जैसे हम अगर एक बॉल को हाथ से छोड़ते हैं तो ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट करती है. ग्रेविटी और बॉल, अर्थ और बॉल के बीच में फोर्स बराबर है, लेकिन बॉल अर्थ के पास जा रही, ना कि अर्थ बॉल के पास आ रही है. क्यों? क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा है इसलिए उसमें एक्सेलरेशन कम हुआ, और बॉल का मास कम है इसलिए उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा हुआ. नाउ एक और आता है कि न्यूटन सेकेंड लॉ इज द बेसिक लॉ. मतलब सेकेंड लॉ से हम फर्स्ट लॉ भी प्रूफ कर सकते हैं, सेकेंड लॉ से हम थर्ड लॉ भी प्रूफ कर सकते हैं. मतलब सेकेंड लॉ है तो सारे लॉ है. दैट इज द न्यूटन सेकेंड लॉ इज द बेसिक लॉ ऑफ मोशन. तो इसको हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं. कुछ साइंटिस्ट इसको कॉन्ट्रडिक्ट भी करते हैं कि तीनों लॉ अपने आप में इंडिविजुअल है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ को निकालने के लिए एक वैलिड रीजन मानते हैं. तो हम फर्स्ट लॉ निकाल के देखते हैं पहले सेकेंड लॉ से. तो सेकेंड लॉ जो हमारे पास आया है दैट इज एफ इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी. और फर्स्ट लॉ की जो कंडीशंस थी कि इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑब्जेक्ट रिमेन इन द कंडीशन ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन. मतलब फोर्स जीरो मान लिया हमने. तो जीरो फोर्स माना तो डेल पी अपॉन डेल टी इक्वल टू जीरो, या डेल पी इक्वल टू जीरो आ गया. मतलब पी मतलब मोमेंटम, सो एम इंटू वी लिख सकते हैं. और मास तो चेंज होता नहीं तो एम इंटू डेल वी हो गया. और डेल वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी, सो इसको वी माइनस यू लिख सकते हैं. अब अगर दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो है तो उनमें से एक ना एक तो जीरो होना ही चाहिए, लेकिन मास कभी जीरो हो नहीं सकता है. तो v माइनस यू जीरो होगा, और v माइनस यू जीरो हुआ मतलब v इक्वल टू क्या हो गया, u. मतलब अगर इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो जितनी वैल्यू u की थी उतनी ही v की रहेगी. अगर u जीरो था तो v भी जीरो रहेगा, अगर u 10 था तो v भी 10 रहेगा. मतलब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा. तो हमने सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ यहाँ ड्राइव कर दिया. अब सेकेंड लॉ से थर्ड लॉ कैसे ड्राइव करेंगे? सेम फॉर्मूला, एफ इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी. लेकिन थर्ड लॉ पेयर में चलता है, फोर्स अकर इन पेयर. मतलब हम मान लेते हैं दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी. ए को हमने 1 से नाम दे दिया, बी को 2 से दे दिया. तो दोनों का मोमेंटम का सिस्टम यहाँ पे फोर्स के इक्वल टू है. तो एफ इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी, डेल प्लस डेल पी टू अपॉन डेल टी. लेकिन एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, ये तो पेयर वाला फोर्स है. जितना ए बी पे लगाएगा
उतना ही बी ए पे लगाएगा, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो डेल P1 अपॉन डेल टी प्लस डेल P2 अपॉन डेल टी इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। जितना ए बी पे फोर्स लगाएगा उतना ही बी ए के ऊपर फोर्स लगा। तो डेल P1 अपॉन डेल टी इक्वल टू माइनस डेल P2 अपॉन डेल टी, या फिर F12 इक्वल टू माइनस F21, मतलब एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो थर्ड लॉ भी हमने प्रूफ कर दिया सेकंड लॉ से। नाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, उनमें से एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। तो द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टिकल इज कंजर्व्ड। एक सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल हैं, वो एक दूसरे इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर उनके ऊपर कोई बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, वो एक आइसोलेटेड सिस्टम में है, तो उनका टोटल मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। या फिर इसको दूसरी लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं, व्हेन टू और मोर बॉडी एक्ट अपॉन अनदर, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, फिर भी टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन देम। या फिर और सिंप्लीफाई कर दें अगर हम इसको, तो इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स द नेट मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द नेट मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। जितना कोलिजन के पहले मोमेंटम था उतना ही कोलिजन के बाद में भी मोमेंटम रहेगा। नेट ऑब्जेक्ट वाइज तो चेंज होगा, ड्यूरिंग कोलिजन भी चेंज होगा, लेकिन नेट मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू नेट मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, चाहे वो कोई भी टाइप का कोलिजन हो, इलास्टिक हो, इनइलास्टिक हो, किसी भी टाइप। अब इसका प्रूफ देखते हैं। दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद की स्टेट। एक ऑब्जेक्ट का मास m1 मान लिया, इनिशियल वेलोसिटी u1। सेकंड ऑब्जेक्ट मास m2, इनिशियल वेलोसिटी u2। ड्यूरिंग कोलिजन एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। आफ्टर कोलिजन पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v1, सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v2 मान ली। नाउ F12 और F21, F21 मींस फोर्स ऑन सेकंड ऑब्जेक्ट ड्यू टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट, F21 is the force exerted on second object by first object. So F21 is equal to M2 A2, या M2 A2 की वैल्यू V2 minus U2 upon T. Similarly F12 force on first object due to second object, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। तो F12 इक्वल टू M1 A1, क्योंकि फर्स्ट ऑब्जेक्ट का फोर्स है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे फोर्स है। तो M1 A1 की वैल्यू V1 minus U1 upon T, टाइम सेम रहेगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ F12 इक्वल टू माइनस F21, तो हमने M2 V2 माइनस U2 अपॉन T इक्वल टू माइनस M1 V1 माइनस U1 अपॉन T, T से T कट कर दिया। M2 V2 माइनस U2 इक्वल टू माइनस M1 V1 माइनस U1, या M2 V2 माइनस M2 U2 इक्वल टू माइनस M1 V1 प्लस M1 U1। अब U वाले को एक साइड लिया, V वाले को एक साइड लिया है, सो M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2। इट मीन्स momentum before collision equal to momentum after collision. Now एग्जाम्पल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ के तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, हर जगह इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता ही है। हर हम बोल सकते हैं फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। ये हमने एक स्प्रिंग बैलेंस ली, अगर हम एक साइड से खींचे चाहे दोनों साइड से खींचे, ये देखा, अगर हम यहाँ पे अगर हम इसको इस साइड से खींचा तो यहाँ एक्शन फोर्स है, तो दूसरी साइड के स्प्रिंग बैलेंस में भी सेम ही रीडिंग आएगी, तो रिएक्शन फोर्स भी सेम होगा और डायरेक्शन उसकी अपोजिट होगी। अगर हम एक बॉल फेंकें, किसी बॉल की दीवार की तरफ फेंकें, तो ये हिट होके वापस आएगी, एक्शन एंड एक्शन फोर्स। ये रिकॉइल ऑफ गन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, और इससे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। गन से जब भी फायरिंग करते हैं तो गन पीछे की साइड शूट अप होती है, इट इज कॉल्ड रिकॉइल ऑफ गन। तो फोर्स जो बुलेट पे लग रहा है वो एक्शन है, लेकिन जो गन पीछे की साइड जा रही है वो रिएक्शन है। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन हमने मान लिया दोनों की वेलोसिटी जीरो है, हमने मास ऑफ गन मान लिया कैपिटल एम, मास ऑफ बुलेट मान लिया स्मॉल एम, लेकिन बिफोर कोलिजन तो दोनों रेस्ट में है, तो एम इंटू जीरो प्लस एम इंटू जीरो इक्वल टू आफ्टर कोलिजन हमने मास ऑफ बुलेट को स्मॉल माना है तो उसकी वेलोसिटी भी स्मॉल मान ली, और मास ऑफ गन को कैपिटल माना तो उसकी वेलोसिटी भी कैपिटल मान ली, तो एम इंटू वी प्लस एम इंटू वी। अब इक्वल टू जीरो हो गया। जो कैपिटल है वो बुलेट के लिए, जो कैपिटल है वो गन के लिए, जो स्मॉल है वो बुलेट के लिए। हमें वेलोसिटी किसकी निकालनी है, बुलेट की। तो v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू वी विथ माइनस साइन। अब देखो कैपिटल M की वैल्यू ज्यादा है, मास ऑफ गन ज्यादा है,
मास ऑफ बुलेट कम है, तो डेफ़िनेटली ये रेशियो 1 से बड़ा आएगा। मतलब जो वेलोसिटी ऑफ बुलेट होगी वो वेलोसिटी ऑफ गन से बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा होगी। और साइन माइनस का ऐसा है मतलब डायरेक्शन अपोज़िट है। एक्शन एंड रिएक्शन, ये बलून में से अगर आप उसका ओपन एंड कर देते हो, तो हवा नीचे निकलती, बलून ऊपर की साइड जाता है। और इसी कॉन्सेप्ट को अपनाया रॉकेट में। रॉकेट में जैसे ही फ्यूल से गैसेस बाहर निकलती तो रॉकेट ऊपर की साइड जाता है। अब अगर आप इसको बिल्कुल अगर अपने पैर के साइड सोचो, तो अगर आप पैर नीचे की साइड वेट लगा रहे हो तो उसके जस्ट अपोजिट एक रिएक्शन फोर्स लगेगा, दैट इज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। लेकिन आप इससे आगे नहीं चल पाओगे। आपको आगे चलने के लिए इस बैलेंस फोर्स को अनबैलेंस करना पड़ेगा। कैसे? जब आप एक साइड एक पैर आगे की साइड धक्का ना देके एक एंगल से जब आप जमीन को धक्का दोगे तब आपको रिएक्शन फोर्स मिलेगा। और यहाँ पे जब इसके कंपोनेंट निकलेंगे तो ये आपको आगे चलने में हेल्प करेंगे। ये वर्टिकल कंपोनेंट। अब आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये आपको फॉरवर्ड मोशन में हेल्प करें। ऐसे जब आप किसी बोट से बाहर निकलते हो तो आप जैसे किनारे पे चढ़ते हो बोट पीछे चली जाती है। आप आगे गए वो एक्शन है, बोट पीछे चली गई वो रिएक्शन। ऐसे हॉर्स कार्ट के केस में आप बैठे हो हॉर्स के ऊपर, तो हॉर्स जो आपका वेट लग रहा है वो नीचे की साइड लग रहा है, उसके जस्ट अपोजिट रिएक्शन फोर्स लग रहा है। ये आपको आगे बढ़ाने में कोई हेल्प नहीं कर रहा। लेकिन जो घोड़े के आगे के पैर हैं हॉर्स के, ये जो पुल लगा रहे हैं, ये पुल जो लगाएंगे, यहाँ पर तो रोप के थ्रू जो भी एक्शन रिएक्शन है, ये भी अपोजिट टेंशन फोर्स है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जो घोड़ा जो अपने आगे वाले पैरों से जो रिएक्स एक्शन फोर्स जमीन को पीछे की साइड धकेल रहा है, पीछे की साइड, ना कि नीचे की साइड। ये तो नीचे की साइड धकेल रहा है तो इसको अपोजिट कर दिया, लेकिन जब इसने पीछे की साइड धकेला है जमीन को, तो जमीन ने इसको फिर आगे की साइड धकेला है। दैट इज रिएक्शन फोर्स। और इसकी वजह से फिर यहाँ दो कंपोनेंट बनेंगे और इसको हॉरिजॉन्टल मोशन में, फॉरवर्ड मोशन में हेल्प मिलेगी। इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, अब बहुत सारे फोर्सेस भी मिल सकते हैं, और अगर उन सब का नेट फोर्स जीरो हो गया देन सिचुएशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। अब अगर दो फोर्स हैं तो हमने पढ़ा ही न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, F1 और F2 अगर इक्वल एंड अपोजिट हो गए तो वो जीरो हो सकते हैं, देन इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। अगर दो से ज्यादा फोर्स हैं तो भी वो जीरो हो सकते हैं। कैसे होंगे? हमने तीन फोर्स मान लिए, तीनों का सम जीरो है, तीनों इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब ये है इन तीनों का सम जीरो है, मतलब अगर इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला जाए तो वो इसके इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। F1 और F2 का रिजल्टेंट F3 के इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, तभी तो जीरो होगा। तो हमने F1 और F2 में लगा दिया पैरेललोग्राम लो। अब ये जो डायगोनल बनाया, ये डायगोनल इसके इक्वल एंड अपोजिट होगा F3 के, तो डेफिनेटली इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। और नेट फोर्स कितना हो जाएगा? तो इक्विलिब्रियम में हमेशा नेट फोर्स कितना होता है? अब अगर हमने इस टाइप से भी फोर्स देख लिया तो यहाँ भी हमें पता पड़ जाएगा F1 और F2 की वैल्यू किसी भी तरीके से आप निकालेंगे, नेट फोर्स कितना आएगा? जीरो आएगा। F1 और F2 को ऊपर ले जाए, F3 फिर यहाँ से नीचे लेके आ जाएंगे। दूसरी तरीके से भी आप कर सकते हैं, F1 ये है, F2 को ऊपर ले जाइए तो F1 और F2 हो गया, अब इसको यहाँ ले आइए। तो नेट फोर्स हमेशा कैसा होगा? एक बार अगर जीरो आ गया तो किसी भी केस से आप करेंगे नेट फोर्स जीरो ही आएगा ना। और भी मल्टीपल फोर्स आपको मिल सकते हैं। अगर नेट फोर्स जीरो है मतलब वहां पर दैट द सिस्टम इज कॉल्ड इन इक्विलिब्रियम। इनके हमने तीनों कंपोनेंट निकाल दिए, एक्स वाई जेड फैक्टर निकाल के भी हम निकाल सकते हैं, तो भी सिस्टम किसमें कहलाएगा? इक्विलिब्रियम। थैंक यू।